जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कोलैप्स ऑफ सोवियत ब्लॉक या कम्युनिस्ट ब्लॉक किस प्रकार से हुआ। फर्स्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि किस प्रकार से कम्युनिस्ट ब्लॉक बना। सेकंड वीडियो में हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार से इसका कोलैप्स होना प्रारंभ हुआ। इसमें हमने कुछ देशों की बात की है। थर्ड वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कि बाकी बचे हुए देश किस प्रकार से सोवियत संघ से अलग हुए या वहाँ पर जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था वो किस प्रकार से समाप्त हुआ। बात कर रहे हैं बर्लिन की, जर्मनी की। बर्लिन की दीवार का ढहना 9 नवंबर 1989 को एक युगांतरकारी घटना हुई। इसमें पूर्वी जर्मनी ने अपने नागरिकों को पश्चिमी जर्मनी के साथ अपनी सीमा पार करने की छूट प्रदान कर दी। अगर ये छूट पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी द्वारा प्रदान कर दी गई तो जो बर्लिन की दीवार थी इसका कहीं भी कोई महत्व नहीं रह गया था। बर्लिन की दीवार के जो निर्माता थे उन्होंने अक्टूबर 1989 में पूर्व जर्मनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पद से अपदस्थ उनको कर दिया गया। होनेकर के पतन के 3 सप्ताह के अंदर बर्लिन की दीवार भी समाप्त हो गई, उसे तोड़ दिया गया। जब बर्लिन की दीवार बनी थी तब उस समय 2 लाख पूर्वी जर्मनवासी जो व्यक्ति थे, वहाँ के नागरिक थे, वे पश्चिमी जर्मनी की तरफ भागकर आ गए थे। 1961 के बाद 1989 पहला ऐसा वर्ष था जब एक वर्ष में 2 लाख से अधिक जर्मन नागरिक पश्चिमी जर्मनी चले गए। देश पलायन को रोकने के लिए बनी बर्लिन दीवार को 28 वर्ष के बाद उसको तोड़ दिया गया, उसे समाप्त कर दिया गया और दोनों देश एक दूसरे में मिल गए। पूर्वी और पश्चिमी जो जर्मनी थे वो दोनों एक हो गए। जर्मनी के एकीकरण। द्वितीय महायुद्ध के बाद जर्मनी 2 भागों में विभाजित हुआ और 45 वर्ष और 4 माह के बाद वापस 3 अक्टूबर 1990 को एक राष्ट्र ये बनकर सामने आया। एकीकृत जर्मनी को अब आधिकारिक तौर पर जर्मन संघीय गणराज्य के नाम से जाना गया। इस प्रकार से पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी जो था उन दोनों की जो दुखद घटना हुई थी वो वापस मिलकर सब देश एक मिलकर हुए और इस दोनों देशों के नागरिकों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रेम और सहानुभूति के साथ स्वीकार किया। 7 नवंबर 1989 को होनेकर का पूर्वी जर्मनी की सत्ता से अपदस्थ होना, 9 नवंबर 1989 को उसकी दीवार का पतन होना और 1990 मार्च में जर्मनी में पहली बार स्वतंत्र चुनावों का होना। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण का रास्ता साफ किया। सितंबर 1990 में विश्व युद्ध के चारों साथी देश जिसमें कि ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और सोवियत संघ ने एक समझौता किया और बर्लिन पर अपने जो भी अधिकार थे, कब्जा इन्होंने जो किया था उसके समस्त अधिकारों को त्याग कर दिया और जर्मनी के एकीकरण में इन सभी ने सहायता प्रदान की। नेक्स्ट आता है सोवियत संघ का विघटन किस प्रकार से हुआ। सोवियत संघ क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश था जो कि एशिया और यूरोप महाद्वीपों में पूरा फैला हुआ था। सोवियत संघ में 15 संघीय गणतंत्र, 20 स्वायत्तशासी गणतंत्र और 8 स्वायत्तशासी क्षेत्र शामिल थे। लेकिन सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उसमें वहाँ के राष्ट्रपति मिखाइल जो गोर्बाचोव थे, उनकी नीतियों जैसा कि हमने पहले भी बात किया है, ग्लासनोस्त और पेरोस्त्राइका, ये दोनों नीतियाँ प्रमुख रही जिसका मतलब था पुनर्गठन और खुलापन। 19 अगस्त 1991 को इसके विरुद्ध असफल जो षड्यंत्र किया गया, लेकिन धीरे धीरे यहीं से जो सोवियत संघ था उसके विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। और दिसंबर 1991 में गोर्बाचोव और बोरिस येल्त्सिन इन्होंने समझौता करके सोवियत संघ के सभी केंद्रीय संस्थानों को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। मिखाइल गोर्बाचोव ने यहाँ पर पार्टी के महासचिव पद से त्यागपत्र दे दिया और इसकी जो केंद्रीय समिति थी उसको भी भंग कर दिया। इस प्रकार से 25 दिसंबर 1991 को उन्होंने राष्ट्रपति पद से भी यहाँ पर इस्तीफा दे दिया। 26 दिसंबर आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का यूएसएसआर का
औपचारिक रूप से विघटन कर दिया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि औपचारिक रूप से यूएसएसआर का विघटन कब हुआ, कोलैप्स कब हुआ, तो ये हुआ 26 दिसंबर 1991 में। उसके गणराज्य स्वतंत्र हो गए, मतलब उसके पार्ट्स अलग अलग हो गए और उसके टुकड़े हो गए। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने वारसा जो पैक्ट किया था, वारसा पैक्ट किया गया था नाटो के विरुद्ध। नाटो किसने बनाया था? नाटो बनाया गया था पश्चिमी देशों के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, और वारसा पैक्ट बनाया गया था यूएसएसआर या सोवियत संघ के द्वारा। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो वारसा पैक्ट का भी कहीं कोई मतलब नहीं हुआ। वारसा पैक्ट बना था 1955 में। यह सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के 7 जो साम्यवादी राष्ट्र थे उन सब ने मिलकर बनाया था। लेकिन जैसे ही शीत युद्ध का समापन हुआ, इसका भी विघटन कर दिया गया। 1 जुलाई 1991 को वारसा पैक्ट भी समाप्त कर दिया गया। उसके बाद बात आती है युगोस्लाविया के विघटन की। ये निर्गुट या गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है उसका प्रमुख संस्थापक देश रहा और इसने जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बनाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन युगोस्लाविया में आंतरिक संघर्ष रहे, झगड़े रहे, दंगे, जातीय विवाद बहुत ज़्यादा रहे, जिसके कारण यहाँ पर कोलैप्स हुआ। 1946 में संविधान के द्वारा 6 गणराज्यों, इसमें कौन कौन से शामिल थे? सर्बिया था, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, बोस्निया, ये 6 राज्यों को मिलकर ये बना था। लेकिन प्रारंभ में तो यहाँ पर सद्भावना बहुत ज़्यादा विद्यमान थी, लेकिन धीरे धीरे उस सद्भावना का स्थान विद्वेष, घृणा, अविश्वास ने ले लिया और जुलाई 1990 में यहाँ पर विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। यहाँ पर विभिन्न जातियों ने अलग अलग राज्यों की मांग के लिए विद्रोह कर दिया और इस प्रकार से लास्ट में लगने लगा कि इसका विघटन भी आवश्यक हो गया है। 1990-91 में यह देश लोकतंत्र की ओर अग्रसर हुआ और विद्रोह के बाद संघीय गणराज्य बन गया। यहाँ पर विभिन्न जो इकाइयाँ थी वो अपने आप को अलग करने लगी। 1991 में युगोस्लाविया में 5 अंतर्राष्ट्रीय इकाइयाँ अस्तित्व में आई, जिसमें कि कौन कौन से देश शामिल है? स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और मैसेडोनिया और हर्जेगोविया। इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। इसमें केवल अब जो 2 देश बचे थे वो था सर्बिया और मोंटेनिग्रो, ये 2 बने रहे, बाकी सभी ने इसको अपने आप से अलग कर लिया। 4 फरवरी 2003 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर अस्तित्व में आया और इसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया? युगोस्लाविया जो नाम था उसको त्याग दिया और सर्बिया और मोंटेनिग्रो युगोस्लाविया का नया नाम हो गया। मतलब इसमें ये 2 देश ही बचे, इन्होंने इसका नाम सर्बिया और मोंटेनिग्रो कर लिया। 3 वर्ष तक तो ये इन पर बाउंडेशन लगाई गई कि ये एक रहेंगे, बाद में चाहे तो ये स्वतंत्र हो सकते हैं। इसलिए 21 मई 2006 में जनमत संग्रह कराते हुए सर्बिया ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और अपने आप को अलग जो देश था वो बना लिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2006 में मोंटेनिग्रो को संयुक्त राष्ट्र संघ का 192वां सदस्य मान लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। इस प्रकार से मोंटेनिग्रो भी अलग हो गया। 2008 में सर्बियाई प्रांत कोसोवो ने सर्बिया से अलग होकर स्वयं को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। इस प्रकार से कोसोवो भी यहाँ से अलग हो गया और अंत में जो युगोस्लाविया देश था उसके कई टुकड़े हो गए, प्रत्येक देश अलग अलग स्वतंत्र हो गया और जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। तो हमने ऊपर पढ़ा कि किस प्रकार से जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था उससे सभी देश अलग होते गए और सोवियत संघ का भी अंत में विघटन हो गया। अब है कि साम्यवादी गुट के विघटन के अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति रहा, जो विश्व रहा, उसमें क्या प्रभाव पड़े। सबसे पहला प्रभाव तो ये पड़ा कि यहाँ पर शीत युद्ध या कोल्ड वॉर का कोलैप्स हो गया, अंत हो गया। सेकंड ये रहा कि रूस की भूमिका में परिवर्तन आया। रूस जो एक महाशक्ति था, एक महाशक्ति तो यूएसए था और दूसरी महाशक्ति
यूएसएसआर था, लेकिन यहाँ पर अब जो रूस की भूमिका थी वो समाप्त हो गई। यूएसएसआर सोवियत संघ का विघटन हुआ और प्रमुख जो देश बचा या सत्ता जिसके हाथ में आई उस देश का नाम रहा रूस, और रूस का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्व कम हुआ। थर्ड हुआ साम्यवादी व्यवस्था थी, उसका भी धीरे धीरे समापन हुआ और विश्व में केवल एकमात्र देश चीन ऐसा बचा है जो कि साम्यवादी शासन को लेकर चल रहा है। फोर्थ रहा विचारधारा के आधार पर राष्ट्रों का विभाजन जो किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी गुट और जो पश्चिमी गुट बने थे उसका जो विभाजन हुआ वो अप्रासंगिक हुआ या उसका समापन हो गया। फिफ्थ है लोकतंत्र की जो सर्वव्यापकता थी, डेमोक्रेसी का विश्व में प्रभाव बढ़ा और सभी देशों को लगने लगा कि डेमोक्रेसी से अच्छा विश्व में कोई भी चीज़ नहीं है। सिक्स्थ है एक ध्रुवीय विश्व बना। एक ध्रुवीय विश्व में यूएसएसए ने अपनी इसकी कमान संभाली। केवल अमेरिका एक ऐसा देश बचा जिसने संपूर्ण विश्व पर आधिपत्य करने की बात कही, लेकिन वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो ऐसा नहीं है। चीन भी एक महाशक्ति के रूप में उभर चुका है। सेवंथ है परमाणु हथियारों से संबंधित चिंता। सोवियत संघ के बिखराव के बाद जो अन्य गणराज्य बचे जैसे कि रूस, यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान, इनके हाथों में परमाणु हथियार आए, जिसलिए चिंता की जा रही है कि कहीं ये इसका दुरुपयोग न कर ले। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सोवियत ब्लॉक का जो कोलैप्स हुआ उसके बाद स्थितियां काफ़ी बदली है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।